हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी वही प्रजनन युक्तियाँ जिसे आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। तो मैंने 5 से 6 आपको जो है टिप्स बताई थी कि ये करता क्या है। पहली बात तो आपको ये याद रखना था कि ये जो है स्व परागण को रोकता है और पर परागण को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ऐसे क्या है, जो है स्व असामंजस्य है, ये परागकोश वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न जगह पे ये जो है स्थित होते हैं, समकालिकता नहीं होती है तो उस कारण से। और स्त्री केसर जो है कई बार पराग नली जो है वृद्धि को अगर हम लोग रोक देते हैं तो हम लोग रोक सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी अरंडी और मक्का उभय लिंगाश्री जो पादप है ये स्व परागण को रोकते हैं और सजात पुष्पी को यहाँ पे नहीं रोक पाते हैं। एक लिंगाश्री पुष्पों का उत्पादन कर दोगे फिर भी रोक सकते हैं। एक लिंगाश्री हम लोग बात करें तो इसमें पपीता आता है तो ये स्व परागण और पर परागण दोनों को रोक देते। इतनी बातें हम लोगों ने की थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण यानी कि पारस्परिक क्रिया, जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पॉलेन। सो इसको पोलियो हो गया तो 1 मिनट। पॉलेन पिस्टिल, इसको हम लोग लिखते हैं इंट्रैक्शन। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि पॉलेन और यहाँ पे पिस्टिल, ठीक है, यानी कि पराग और जो स्त्री केसर है इसके बीच में इंट्रैक्शन कैसे होगा, क्या होगा, मतलब पारस्परिक क्रिया क्या होंगी, संकर्षण क्या होगा। तो यही हम लोगों को इस टॉपिक में देखना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो है ये वर्तिकाग्र है और यहाँ से ये जो है ये हमारा बन जाएगा परागकण, ठीक है, मतलब यहाँ पे परागकण रहेंगे और ये कहाँ जाते हैं वर्तिकाग्र पे। पर जरूरी नहीं, तो ये NCERT माता वही कह रही है कि सभी प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सही परागकण ही यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक उसी जाति का सुयोग पराग वर्तिकाग्र तक के पहुँचे। तो जरूरी ये भी नहीं है कि ये आम का पेड़ है तो आम के ही परागकण इसके पास आए, ऐसा नहीं होता है। तो प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पे आ पड़ते हैं। तो जरूरी नहीं, कई बार क्या होता है गलत पराग भी इस पे आ जाते हैं, परागकण आ जाते हैं, यानी आम का पेड़ है तो जाम के परागकण आ गए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जिसमें ये या तो उसी पादप में होते हैं या फिर अन्य पादप से, यदि वह स्वपरागण के अयोग्य है, ठीक है, तो ये जो है उसी पादप में होता है जो स्वपरागण के अयोग्य है, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता। अगर इसका परागकण यहाँ आ जाए, ठीक है, तो ये तो आसानी से पहचान जाएंगे और बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर ये स्वपरागण नहीं कर सकता तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी दूसरे पेड़ या दूसरे पौधे से जो है या दूसरे फ्लावर से यहाँ पे परागकण आएंगे, तो उस कंडीशन में जो है ये हो सकता है कि अलग अलग आ जाए। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के उसी प्रकार का पराग यानी सुयोग यानी सही है या फिर गलत प्रकार का है यानी कि अयोग्य है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा पराग पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है जो निषेचन की ओर बढ़ता है। देखो तो ये हमारा बन गया फ्लावर बना लेते हैं, तो ये हम लोग बना लेते हैं, पेन हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमारी हो गई यहाँ से वर्तिकाग्र, ठीक है, और ये हो गया हमारे परागकोश। यहाँ से जो है हमारे पराग कहाँ आएंगे, वर्तिकाग्र पे। तो NCERT माता कहती है कि जो स्त्री केसर है इसके पास क्या होता है, क्षमता होती है, ठीक है, इसका क्षमता होती है कि ये पहचान कर सके कि क्या गलत है और क्या सही है। मान लो ये आम का पेड़ है तो इसकी जो वर्तिकाग्र है इसके पास क्षमता होती है ये पहचान सके कि जो परागकण आया है वो आम का ही है या जाम का है। क्लियर है। अगर सही होगा तो उसको प्रोत्साहित कर देंगे यानी आगे बढ़ा देंगे, यानी कि निषेचन की ओर बढ़ा देंगे। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं यदि गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर अंकुरन या वर्तिकाग्र में पराग नली का वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देती है। ठीक है। तो अगर इसको ऐसा लगता है कि भाई मैं ये तो आम का पेड़ है लेकिन ये परागकण तो जाम का है, तो उसको अस्वीकार कर देंगी और जो है इस यहाँ पे पराग नली नहीं बनाएंगी। लेकिन
अगर वो सही रहता है तो क्या करती है, यहाँ से पहचान जाती है और यहाँ से ये बनाती है पराग नलिका। क्लियर है। चलो तो देखते हैं, एक स्त्रीकेसर द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों एवं स्त्रीकेसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। ठीक है, आपस में बातचीत होती है, संवाद होता है, तो उसके अनुसार ये जो है स्वीकृत करती है या अस्वीकृत करने के लिए ये जो है अनुपालित होती है। तो इस संवाद की मध्यस्थता स्त्रीकेसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल घटक होते हैं, तो वो आपस में जो है संकर्षण द्वारा होता है कि वो पहचान करते हैं, उनके बीच में संवाद होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति वैज्ञानिकों ने स्त्रीकेसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण यानी पारस्परिक क्रिया यानी इंटरेक्शन को स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है कि कैसे वो किसी चीज़ को स्वीकार करती है, किसी चीज़ को अस्वीकार करती है, और कैसे पहचान जाती है कि ये आम का ही परागकण है या जाम का है। क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जैसा जैसा जैसा। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तो पता है कि आपको पहले बताया जा चुका है, सुयोग परागकण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नली उत्पन्न हो। तो चित्र 12.12 गलत बोल रहा हूँ मैं, चित्र 2.12 यानी 2.12 का आ हम लोगों को देखना है। तो चलो एक और डायग्राम है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक के पहुंचती है। ये भी जो है चित्र 2.12 हमें बताया गया है। तो अब याद करें कि कुछ पादपों में परागकण 2 कोश की स्थिति में झड़ते हैं, एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं दिया है क्या। तो चलो इतना तो पढ़ ही लेते हम लोग। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान 2 नर युग्मकों की रचना करते हैं। और जिन पादपों में पराग 3 कोशिका की स्थिति में झड़ते हैं, वहाँ पराग नलिका से 2 नर युग्मक को ही लेकर जाती है। ठीक है, याद रखना 3 कोश की स्थिति में जो पराग नली होती है, तो याद रखना वहाँ पे 100 मिनट। फिर से देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान, यानी जब पराग नलिका वृद्धि करती है तो यहाँ पे 2 नर युग्मकों की रचना करती है। और उसके बाद में जिन पादपों में पराग 3 कोश की स्थिति में होते हैं, वहाँ पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मकों को ले जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये समझो, यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो पहले तो वो डायग्राम वाली कहानी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे क्या होता है। तो 12 कहाँ गया, 2, ठीक है, आबासा देखना है, आबासा देखो तो कछु समझ में नहीं आएगा यहाँ पे ठीक है, हमको में क्या बताया गया था कि जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, उतना बड़ा डीप कुछ माइक्रोस्कोप के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि ये इस टाइप से ये जो है पराग नलिका बनने की शुरुआत हो रही है। और यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है थ्योरी में। तो की बात करें तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरन, तो ये हो रहा है, मतलब ये जो है वर्तिकाग्र है। तो अगर मैं इसे बना दूँ तो यहाँ पे इसके पास परागकण आए तो यहाँ पे अंकुरन हो रहा है, तो वही यहाँ पे बताया कि कैसे अंकुरन हो रहा है। दूसरी प्रोसेस में हम लोगों को बताया है कि वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि, यानी जो वर्तिका होती है, ये जो वर्तिका है, 1 मिनट, ये जो वर्तिका है वहाँ पे ये पराग नली का निर्माण हो रहा है, तो ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद सा में क्या बताया, तो ये देख लेते हैं। हमको बताया गया है कि स्त्रीकेसर के अनुप्रस्थ काट, यानी जो ट्रांसवर्स सेक्शन काट में, यानी जब स्त्रीकेसर को काट के देखेंगे तो वहाँ पे पराग नलिका की वृद्धि दिख रही है। ठीक है, तो दिख रही है क्या में, हाँ दिख रही है। देखो हुआ ये है कि यहाँ पे जो है ये 1 मिनट, यहाँ पे जो है ये है पराग कोश, और पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में जो होते हैं परागकण होते हैं और ये आते हैं वर्तिकाग्र। तो हम लोगों ने देखा कि ये तो वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास क्षमता होती है। ठीक है, इसके पास क्षमता होती है कि परागकणों को पहचान सके, क्षमता। ठीक है, तो ये क्या करती है, पहचान करती है कि सही है गलत है। अगर सही है तो
क्या होता है यहाँ पे, ये देखो आप, ये जो है पराग नली का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था, जो थ्योरी में दिया है एनसीईआरटी माता ने, कि यहाँ पे क्या होता है, दो कोशिका होती है। तो दो कोशिका वो कौन सी होती है, तो आपको ये याद रखना है, एक और दो, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेंगी कायिक कोशिका, ठीक है, और दूसरी देखने को मिलेंगी जनन कोशिका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पेन आपको थोड़ा दिख जाएगा, क्लियर है। तो ये याद रखना है आपको कि दो कोश की स्थिति में अगर परागकण होंगे, तो ये मैंने परागकण वाले चैप्टर में आपको बताया था कि दो कोश की स्थिति में होंगे ना, तो यहाँ पे आपको 60%, क्लियर है, याद रखना 60% आवृतबीजी जो होते हैं वो दो कोश की चरण में जो है इनके परागकण होते हैं, जो एनसीईआरटी माता ने लिखा भी है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो अभी तो इतना ही समझो, ये बाकी क्या है इसको अभी समझते हैं हम लोग, क्लियर है। चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे यही बताया गया है हमें, तो कहाँ गया, 3 कोश की 2 कोश की। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी माता कहती है कि आपको याद होगा कि दो कोश की स्थिति है ना, एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका, ये हम लोगों ने परागकण जब डेवलप हो रहा था तब देखा था। तो ये याद रखना है, 60% आवृत बीजों में देखने को मिलता है, परागकण में दिया हुआ है और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना, होता क्या है कि जब पराग नलिका की वृद्धि होंगी तो यहाँ पे जो नर युग्मक, मतलब जो जनन कोशिका थी, वो 2 नर युग्मक बना लेती है और एक कायिक कोशिका पहले से ही थी, तो ये हो जाती है 3 कोशिका। तो ये पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मकों को ले जाती है। तो 60% जो आवृत बीजी होते हैं वो तो 2 कोशिकी में होते हैं, और बचे कुछ आप कितने, 40, क्लियर है। तो वो 3 कोश की स्थिति में झड़ते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको याद रखना है यहाँ पे पराग नलिका, 1 मिनट, पराग नलिका अंडाशय में पहुँचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से, ठीक है, पराग नलिका अंडाशय में पहुँचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक साह्य कोशिका में प्रविष्ट करती है, जो चित्र 2.12 में बताया गया है, ई और द और ई में। तो इसको देखेंगे हम लोग। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यहाँ दर्शाते हैं कि साह्य कोशिका के बीजांडद्वारी हिस्से पर उपस्थित मोस्ट इंपॉर्टेंट तंतुरूप समुच्चय ये क्या करते हैं, पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित प्रदान करते हैं। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की जो घटना होती है उसी को हम लोग कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, क्लियर है। किसको कहोगे, वर्तिकाग्र पर पराग आते हैं और बीजाणु में प्रवेश करते हैं और वहाँ से पराग नलिका जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, नाम से उसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे संबोधित किया जाता है, जैसा कि पहले भी बताया गया है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है, यानी कि आगे बढ़ता हुआ एक प्रक्रम है, प्रोसेस है, जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालित सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनन को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के हेर फेर में, यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर प्राप्त करने में प्राप्त होती है। समझ में आपको आया नहीं होगा, तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। 1 मिनट पहले देखते हैं और क्या बताया गया है हम लोगों को। चलो, तो इतनी ही बातें आपको बताई गई है, तो एक और यहाँ पे चीज़ें देखनी हमें, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट डायग्राम पे, ठीक है। कुछ ये चीज़ें बताई है तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखो, तो होता क्या है, हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पराग नली है ये कहाँ प्रविष्ट करेंगी, तो ये पराग नली प्रविष्ट करेंगी यहाँ पे बीजांड में, ठीक है, या भ्रूणकोश में करेंगी। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ये पराग नली आएंगी, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा था जो परिपक्व भ्रूणकोश हम लोगों ने देखा था, एम्ब्रियो सैक, तो वहाँ पे कुछ हम लोगों ने ऐसा कुछ डायग्राम देखा था कि हम लोगों ने बात करी थी 3 कोशिका तो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, 3 कोशिका यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, और बीच में 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है, बीच में क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, तो ये 2 केंद्रक बना दिए। तो यहाँ पे ये जो 3 कोशिका है ऊपर वाली, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिव्रतांक कोशिका, यानी एंटीपोडल सेल कहेंगे। ये 2 ध्रुवीय केंद्रक हो जाते हैं, क्लियर है। और ये सेंटर वाली जो कोशिका है उसको अंड कोशिका यानी एग सेल कहते हैं,
और यहाँ पे ये जो दो कोशिका ना, फर्स्ट और लास्ट वाली, इसको सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड सेल हम लोग कहते हैं। फिर अभी एनसीईआरटी माता ने बताया क्या होता है। ये जो सहायक कोशिका है ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप से संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं तंतु रूप समुच्चय यानी कि फिलीफॉर्म इसको एपरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, ये जो पराग नली है ये कहाँ जा रही है, ये पराग नली जा रही है भ्रूण कोश में, तो उसको क्या करना है, उसको दिशा निर्देश प्रदान करना है। क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा कि बीजांड यहाँ है और मेरे को यहीं जाना है, तो बताएगा फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ये जीवद्रव्य कला है, ठीक है। ये सहायक कोशिका होती है, दो सहायक कोशिका होती है, ये हमको बताया गया है तंतुरूप उपकरण, ठीक है। तंतुरूप समुच्चय यानी जो क्या करता है, ये पराग नलिका को दिशा निर्देशित प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पे 3 कोशिका वाली संरचना हम लोगों ने देखी थी कि यहाँ पे ये नर युग्मक है जो 2 होते हैं और एक होती है कायिक कोशिका। तो 3 कोश की स्थिति में होता है जब पराग नलिका वृद्धि करती है, ठीक है। एक ये है अंड कोशिका और यह है केंद्रीय कोशिका यानी जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक हम लोगों ने देखे थे। क्लियर है, चलो तो ये 2 ध्रुवीय केंद्रक हो गए और 2 यहाँ पे नर युग्मक हो गए जो यहाँ पे प्रविष्ट कर जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके आगे की कहानी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक के आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एनसीईआरटी माता ने जितनी बात बताई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा एनसीईआरटी माता ने जो है ना थोड़ा सा पहले ये वाली चीज़ें दी है, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन दिया है। हालांकि डबल फर्टिलाइजेशन अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग उसी से अटैच्ड है, तो पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर ठीक है आते हैं हम लोग वहाँ पे। सो 1 मिनट, कितने मिनट का लेक्चर हो गया, चलो तो अभी पढ़ सकते हैं हम लोग। चलो तो हम लोग बात करते हैं, आप इस कांच की पट्टी यानी स्लाइड पर जल शर्करा घोल 10% घोल की 1 बूंद पर मटर चना क्या है, चिकपी चना को चिकपी लिखा है, और जो है क्रोटालेरिया, बाल्सम, गुलमेहंदी तथा विनका सदाबहार के पुष्प से कुछ पराग झाड़ कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। एनसीईआरटी माता ने आपको ये जो जितने भी फ्लावर बताए हैं तो आपको यहाँ जाना है, इनके परागकण लेने हैं। और स्लाइड का मतलब क्या होता है, वो कांच की होती है जिसमें आप कई बार जो है आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा। शर्करा का घोल लेना है 10% वाला। केमिस्ट्री में आपने सुना होगा 10% घोल क्या होता है, यानी शर्करा की बात करें तो 10%, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 10% उसमें शक्कर रहेंगी, बाकी पानी रहेंगे, तो वो घोल लेना है और 1 बूंद डालनी है और वहाँ पे फिर जो है आपको ये सारी चीज़ों के परागकण लेने हैं। स्लाइड पर उन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति यानी लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित यानी स्टडी करें, और बहुत संभव है कि आप परागकणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएंगे। तो अगर आपको देखने की इच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि आप अध्याय 9 में पादप जनन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये 9 में हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रजनन भिन्न प्रजाति के संकर्षण यानी कि क्रॉसिंग में तथा वाणिज्य रूप में सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। तो अब ये तो बेसिक बात होगी, तो ये हम लोग 9 में पढ़ेंगे कि क्रॉसिंग कैसे करता है, क्या करता है। लेकिन जो एनसीईआरटी माता ने यहाँ पे हमें ये जो टॉपिक दिया है, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण, यानी इसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी ये क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो कुल मिला के बस इसको ऐसा समझो, ये नेचुरली ये हो रहा था कि यहाँ से परागकण यहाँ जा रहे थे, कीट वगैरह ले जा रहे थे, तो अब क्या करेगा यहाँ खुद जो है मनुष्य जो है देखो यहाँ क्या कर रहा है, कीट को तो समझता नहीं है उतना, वो तो सभी परागकण ले जाएंगे, लेकिन मनुष्य को जो फायदे का परागकण लगेगा वो वही ले जाएंगा और उठा के यहाँ पे रख देगा, तो उसे कृत्रिम संकरीकरण यानी कि कृत्रिम परागण या फिर आर्टिफिशियल हम लोग जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। क्लियर है, चलो तो देखते हैं क्या होता है। तो फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। उपागम यानी एक स्थल है, एक क्रिया है जिसमें फसल की उन्नति के लिए जो है इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं।
इस प्रकार के संकर प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण या अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। और यह उपलब्धि केवल बोरा वस्त्र तकनीक यानी कि बैगिंग टेक्निक तथा विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जाती है। तो विपुंसन का मतलब होता है इमैस्कुलेशन टेक्निक, और जो है बैगिंग टेक्निक के द्वारा आप कर सकते हो। तो देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी माता कि यहाँ पे जो है अपेक्षित परागकणों का उपयोग जो है परागण के लिए किया जाए। अपेक्षित का मतलब हम जो चाह रहे हैं, हमारी जो इच्छा है, और संदूषित यानी कि खराब परागों से हम लोग को फ्लावर को बचाना है। क्लियर है? चलो 2 प्रोसेस दी है हमको, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यदि कोई मादा जनन द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका को पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है और विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर यानी कि पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या बोरा वस्त्र कहते हैं। क्लियर है? तो 2 चीज़ देखी, तो फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी पहले हम लोग देख रहे हैं विपुंसन। तो विपुंसन में ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फ्लावर। तो अब नेचुरली क्या होता है, नेचुरली ये होता है कि यहाँ से परागकण यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? हम क्या चाहते हैं कि ना आए, क्योंकि हम अपनी इच्छा से डालना चाहते हैं। तो होता क्या है, हम इसको जो है चिमटी के द्वारा, ठीक है, चिमटी के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगा देते हैं, यानी जो परागों से इसको काट के अलग कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे विपुंसन या इमैस्कुलेशन। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने काट तो दिया, लेकिन यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी तो हो सकता है, कोई कीट वगैरह आ सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक थैली से आवृत कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे एक थैली से जो है ढक देंगे। और ये जो थैली है वो किसकी होंगी, ये होंगी बटर पेपर की, यानी पतले कागज़ की। अब बटर पेपर आपने नहीं देखा होगा तो बाबा गूगल करना, या कई बार आप नए कपड़े खरीदते हो ना, तो उसमें जो कागज़ आता है उसकी आवाज़ आती है खड़म खड़म खड़म, तो वो जो है बटर पेपर ही होता है। तो देख सकते हो आप। तो क्यों कर रहे हैं ये, हम लोगों ने क्यों थैली से ढका है, ताकि अवांछित परागकण यानी कि हम जो नहीं चाहते वो परागकण ना आए। तो इसे बैगिंग या बोरा वस्त्र कहोगे। क्लियर है? जब बैगिंग या वस्त्रावृत पुष्प का वर्तिकाग्र सुहाग्रता को प्राप्त करता है, तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग कोश के पराग को उस पर छिटका जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसके फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? यानी अब क्या होगा, जब ये जो है परिपक्व हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, तो ये थैली को हम लोग हटाएंगे और क्या करेंगे, हम जो चाह रहे हैं, ठीक है, हम जो चाह रहे वाला परागकण यहाँ पे डालेंगे और थैली को जो है पुनः क्या कर देंगे, आवृत कर देंगे। क्लियर है? उसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे फल हम लोगों को मिल सके। क्लियर है? यहाँ तक के समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ये याद रखना, अगर मादा जो है एक लिंगी पुष्प होगा, मतलब देखो ये जो है एक लिंगी पुष्प है, या तो यहाँ नर होगा या मादा, तो ये 100 युग्मन तो कर ही नहीं सकता, तो हम लोगों को कुछ काटने की जरूरत ही नहीं जो है परागकण या परागकोश वगैरह। तो पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है, और जब वर्तिकाग्र सुहाग्र जो है बन जाता है, तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत यानी रिबेगार्ड कर दिया जाता है, कि नहीं, पुनः आवृत कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक है? तो अभी ये देख लिया। इसके बाद ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन या जिसको हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं, इसे देखना बाकी है, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए तो इतना ही। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।